हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं। टोटल आपको 24 सेट इसमें दिया है। 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने लगा लिया है। जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग अभी वॉल्यूम 1 देख रहे हैं। क्या? वॉल्यूम 1 के बाद इसमें वॉल्यूम 2 भी आया हुआ है दोस्तों, उसका भी मैं प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। सब लोग चैनल पर बने रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज 7 का आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 खालिस्तान में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप के बारे में पूछा जा रहा है, जो 2023 में हुआ था। वो आपको कहाँ आयोजित हुआ था और इस प्रतियोगिता का जो विजेता है कौन सा देश रहा था। तो एक का दोस्तों बी हो जाएगा, ये साउथ अफ्रीका। कहाँ हुआ था? तो महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था कहाँ? साउथ अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। और जीता था कौन? ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये करेंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, 26 नवंबर 1949 को बनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा लोग, एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, हड़बड़ाइएगा नहीं, है नहीं। थी के बारे में पूछ रहा है आपको कि उस समय जब 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। आप लोग बहुत पढ़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट मार देंगे आपको 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। वैसे तो 395 और इसमें कहीं है नहीं, तो आसानी से छटा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रश्न में दे देता है दोस्तों कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और लगा देंगे सी ऑप्शन इस तरह से, तो आपका गलत हो जाएगा। तो थी के बारे में पूछ रहा है, तो उस समय 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, गरीबी हटाओ। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय जो था इसका मूल उद्देश्य था आपको कि गरीबी को हटाना है। ठीक है, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1993। कब? 1993, 1993 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। देखिएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। तो 5 का आपको सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर, विशप किस खेल से संबंधित है। देखिए एक विशप शब्द है ये, ठीक ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, शतरंज। जो आप लोग शतरंज खेलते हैं हम लोग, उसमें ये विशप शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ दोस्तों ये भी पूछ देगा कि शतरंज में टोटल खानों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे 64। ठीक है, 32 काला और 32 उजला। ठीक है, याद रखेंगे 64 खाने होती हैं। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो विशप के जो संबंधित है शब्द आपको शतरंज कैसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपको ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको सबसे अच्छे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। देखिए मिस्र में जो गर्म एवं शुष्क हवा जो चलती है ना, उसको क्या कहते हैं। तो 8 का आपको डी हो जाएगा, खमसीन। क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। भारत रत्न पुरस्कार, देखिए ध्यान देंगे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो 9 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कब? 1954 में। 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे ये, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये क्या कहा जाता है, भारत, या ध्यान देंगे कि भारत रत्न पुरस्कार जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से। इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है भारत रत्न को। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, भारत रत्न को ही कहा जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार भी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, और 1954 में ही पहली बार आपको प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें प्राप्त हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति जो होता है, इन्फ्लेशन को किस में मापा जाता है, कैसे? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, या शहरी हाथ से काम न करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ये नहीं होगा आपको,
किसके द्वारा मापा जाता है? ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए आपका सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापा जाता है। भारत में जो मुद्रास्फीति है ना, वो आपको थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापा जाता है। ये आपको खेतिहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय अस्फीति डिफ्लेशन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर प्रश्न है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? देखिए, माप तौल की जो व्यवस्था है ना, ये किसके शासनकाल में लागू हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो 11 का आपको सही हो जाएगा आपको उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। माप तौल की जो शासन व्यवस्था था, ये शासनकाल में किसके लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया 10 अगस्त 2023 को? तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके द्वारा आपको इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत, तो 12 का आपको बी हो जाएगा लूना 25। क्या है? लूना 25, लूना 25 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किसे? 13 का ए हो जाएगा आपको एलेसेंड्रा कोरप। एलेसेंड्रा कोरप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो किस व्यक्ति ने प्रथम बार जो है कि कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो 14 का बी हो जाएगा आपको गुलजारी लाल नंदा। ये आपको कार्यभार संभाले थे प्रधानमंत्री का, ये आपको कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिएगा 368 का जो संबंध है किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो आपका ये पहला वाला ही सही है कि संविधान संशोधन ही आपको 368 अनुच्छेद जो है आर्टिकल, ये आपको उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 16 नंबर, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? जब क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर दोनों पदों के से अगर अब्सेंट रहेंगे, आपको वो लोग अनुपस्थित रहेंगे, तो इस स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या भारत का महाधिवक्ता? तो 16 का आपको पहला वाला ही सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो होता है जज, आपको मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही आपको पदभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो 17 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी 22 जुलाई 1947। छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? देखिए, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो 18 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रगीत के रूप में नहीं, राष्ट्रगीत नहीं होता है, राष्ट्रीय चिन्ह भी नहीं है ये। सत्यमेव जयते आपको राष्ट्रगान के रूप में नहीं, ये आपको राष्ट्रीय नारा है। क्या है ये? राष्ट्रीय नारा, ठीक है ना, राष्ट्रीय नारा के रूप में ये आपको विख्यात है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो टेलीविजन का आविष्कार आपको दोस्तों किसने किया था? जे.एल. बेयर ने किया था। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि भारत में शुरुआत कब हुई थी टेलीविजन की, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा डी 1959। कब हुआ था? 1959, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो चर्चा में था आपको यूक्रेन, जो युद्ध हो रहा था रूस के द्वारा, रूस और यूक्रेन में, तो यूक्रेन की राजधानी का नाम पूछा जा रहा है। तो 20 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू। 21 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है और ये काफ़ी इजी भी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो 21 का सी हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। नील, अमेजन, याग्टी सिक्यांग या गंगा? तो 22 का आपको सी हो जाएगा याग्टी सिक्यांग, ठीक है। याग्टी सिक्यांग जो है आपको याग्टी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको ठंडी जलधारा है? तो ये आपको सी हो जाएगा लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है कि आपको ठंडी जलधारा है, ये आपको किसकी है? ये अटलांटिक महासागर की है, याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। और गल्फ स्ट्रीम किसकी है? कौन सी जलधारा है? यह सबसे गर्म जलधारा के बारे में पूछ देगा, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। यह भी एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम, भी अटलांटिक का ही, और लेब्राडोर आपको ये ठंडी जलधारा है, अटलांटिक का है भी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 नंबर, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला राजदूत के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थी। तो 24 का सी हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपको प्रथम राजदूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है?
कितने अक्षांश का अंतर है, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है कितना है। तो 25 का आपको ए हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। कितना है? 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारतीय संघ के दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितना डिग्री अक्षांश का अंतर है? 2 अक्षांश का, 2 डिग्री अक्षांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, लक्षद्वीप में कौन से द्वीप शामिल नहीं है? देखिए लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप जो है कि शामिल नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 26 का आपको ए हो जाएगा मरकत द्वीप। मरकत द्वीप आपको लक्षद्वीप में शामिल नहीं है। अदरवाइज आपको मिनिकॉय, लक्का द्वीप और अमीनी द्वीप ये आपको लक्षद्वीप में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपको हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि प्रेजेंट किया गया था? तो 27 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था उसी में आपको हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और यही इस अधिवेशन में आपको कौन थे? गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, इसका थे कौन? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध जो लड़ा गया था, तो 28 का ए हो जाएगा 305 बीसी, 305 ईसा पूर्व, या आपको बीसी शॉर्टकट में बोला जाता है। 305 बीसी, बीसी का मतलब हो गया बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को, तो उल्टा चलता था ईस्वी। ठीक है, इस ईसा पूर्व में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो ईस्वी चलने लगा फिर सीधा चलने लगा, जिसको एडी कहा जाता है, एन्नो डोमिनी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो ये वर्ष आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? देखिए गलत के बारे में पूछा जा रहा है कपास की खेती को लेकर के। तो 29 का आपको देखिए पढ़ते हैं, इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, तो नहीं, ये नहीं होगा आपको, सॉरी ये आपका सही है, 80 सेंटीमीटर आवश्यकता है। गलत के बारे में पूछा जा रहा है ना, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, यही आपको गलत है, तो गलत ही आपको नेगेटिव का है, नेगेटिव, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, तो ये आपका तो सही है। इंदौर 2, सुजाता व मालवी कपास की किस्में है, ये भी सही है, तो आपको बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? देखिए कौन सा राज्य है जो कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बिहार से प्रश्न है कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो प्रारंभ करने की जो घोषणा किया है, तो कौन सा राज्य क्या है? तो अपना बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष जो था आपको प्रथम, जो अमोघ वर्ष प्रथम, ये किस वंश का शासक था? 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, राजपूत वंश का था। कौन से वंश का था? राजपूत वंश का था ये शासक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? देखिए मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, यानी कि उसको बीट किया था? तो 32 का आपको बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में। इससे पहले आपको 1191 ईस्वी में हुआ था युद्ध, आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही, जिससे आपको पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर आपको तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें कि आपको तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 जिससे मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपको 1191। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, अकबर ने 1659 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? देखिए अकबर ने 1569 ईस्वी में, सॉरी माफ कीजिएगा, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, और उस समय वहां का शासक कौन था? तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र। कहाँ था वहां का शासक, कौन था उस समय जब अकबर 1569 में कालिंजर पर जो विजय प्राप्त किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? रामचंद्र। 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक व्यक्तियों में शामिल नहीं है? देखिए शामिल नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, किसके? राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो 34 का बी हो जाएगा, लोकसभा का विघटन। लोकसभा का जो विघटन है, महान्यायवादी की नियुक्ति ये शामिल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये भी है, वित्त आयोग का गठन ये भी है, लेकिन लोकसभा का विघटन जो होता है उसमें शामिल नहीं है राष्ट्रपति का प्रशासनिक शक्तियों में। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? देखिए निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो 35 का डी हो जाएगा, 35 का तो आर वेंकटरमन, और अदरवाइज अगर देखा जाए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्लाह और राधा कृष्णन, ये तीनों निर्विरोध राष्ट्रपति जो है चुने जा चुके हैं।
और आर वेंकटरमन जो है कि ये आपको निर्विरोध कभी नहीं चुने गए हैं। तो निर्विरोध का मतलब होता है जो विरोध में कोई ना खड़ा हुआ हो। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कोई एक विरोध में अगला पार्टी खड़ा होता है ना, तो उसी प्रकार तो उसमें कोई विरोध में खड़ा ना हुआ हो, उसी को निर्विरोध कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आई होप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक के अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को कौन से संशोधन के तहत कहा जा रहा है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया ये कि या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो 37 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। देखिए ध्यान देंगे कि ये आपको कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन का यह कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मीन कैम्फ के लेखक कौन था? देखिए मीन कैम्फ, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके हिटलर हैं। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा हिटलर। मीन कैम्फ के लेखक हिटलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य है कि छूता नहीं है? तो 39 का सी हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड नहीं छूता है। अदरवाइज आपको असम, त्रिपुरा और मेघालय जो भारतीय राज्य है जो कि बांग्लादेश की सीमा को छूता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड जो है कि जो कि बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों एक इसका ट्रिक है, ध्यान देंगे कि बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन सा राज्य है जो कि छूता है। तो देखिए अब मित्र में, ठीक है, मित्र में, ये आपको ट्रिक याद रखेंगे। आ से देखिए असम हो जाएगा, ब से हो जाता है आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। मी से हो जाएगा आपको मिजोरम, ध्यान देंगे, मिजोरम। तरह से हो जाएगा आपको ये त्रिपुरा, अमे से ये वाला हो जाएगा आपको मेघालय। तो ये आपको ट्रिक है कि अब मित्र में ये आपको बांग्लादेश है जो कि आपको राज्य को ये टच करता है, छूता है। तो इसमें आपको नागालैंड नहीं आ रहा है, तो ये आपका नागालैंड आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को बनाने के लिए आपको ये ट्रिक से आपको याद करना होगा कि कौन कौन सा राज्य छूता है। तो याद रहेगा आपको, तो उसमें से छांट का आप मार सकते हैं। तो 39 से आपको सी हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, किस वास्तुकला का पालन की शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वास्तुकला का पालन यानी कि जो शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो 40 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, नागर शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसको BVI आपको लोग इसमें बना लेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी के लेखक पहले देख लेंगे इसमें क्या है। इसके राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन। साथ साथ ये भी याद करते चले आप लोग कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। इस राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? तो 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, मौलाना शौरी। कौन किए थे? मौलाना शौरी। सही से देख लीजिए लोग, मौलाना शौरी ने आपको फारसी में अनुवाद किया था राजतरंगिणी का। इसके लेखक कौन थे? कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ओलंपिक के खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, शूटिंग में। शूटिंग में देखिए ओलंपिक खेल में जो है ना, भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो जीता गया था, स्वर्ण पदक, सोना, गोल्ड मेडल, तो किस खिलाड़ी के द्वारा? तो किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। नाम भी इसका याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। 8 मीटर एयर राइफल, ठीक है ना, सॉरी 10 मीटर है, 10 मीटर था शूटिंग में, ठीक है ना, जीते थे ये गोल्ड मेडल। तो ध्यान में इसको भी याद रखेंगे, नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? क्रांतिकारी संगठन था एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? देखिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए। तो 44 का बी हो जाएगा भारत। कौन सा देश, कहाँ, किसने शुरू किया है? तो भारत देश ने शुरू किया है। 44 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
45 नंबर, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बर्बन और बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सी हो जाएगा बुशमैन। ये बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर, खालिस्तान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो कौन सी पर्वतमाला करती है उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा का निर्माण? तो 46 का सी हो जाएगा विंध्य पर्वत जो होता है, विंध्याचल पर्वत, वही आपको पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार का कौन सा नेता था जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन जब हुआ था तो उस समय नेतृत्व किया था? तो 47 का सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। कौन? राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो 48 का ए हो जाएगा मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। ध्यान रखेंगे, बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है इसके तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1309। टोटल कितना है? 1309 रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा आर दिनेश। किन्हें किया गया है? आर दिनेश को किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 51 नंबर, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है हमें, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो 51 का आपको देखिए सी हो जाएगा, इसको अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद, यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, क्या यानी कि जैसे सुराही को जब हम भरने के लिए नल के नीचे रखते हैं ना, जब हम जल को भरने के लिए, तो जैसे जैसे सुराही जब भरती जाती है तो वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। पहले खाली रहता है सुराही तो कुछ प्रकार का आवाज़ आता है उसमें, जो फिर थोड़ा भर जाता है तो थोड़ा सा अलग टाइप का, फिर विशेष प्रकार का। तो उसी को कह रहा है कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं, उसको रेजोनेंस। ध्यान देंगे, अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 52 नंबर, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है क्या? मनुष्य को सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? देखिए, डोपिंग किसके लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 53 का आपको बी हो जाएगा आर्सेनिक का। ठीक है, कौन से क्या कह रहा है कि ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, एक्वारेजिया के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 54 का देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, तो ये आपको सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक को साथ मिलाने पर एक विस्फोट हो सकता है। देखिए, एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर एक विस्फोट हो सकता है, यह भी आपका सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है, यह भी आपका सही है। डी कहता है कि इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः आपको 3:2 का आपको अनुपात में मिश्रण होता है। नहीं, यही आपका गलत है। तो निगेटिव ही पूछ रहा था, तो यही आपका डी इज द राइट आंसर, डी ही सही हो जाएगा आपको। इसका अनुपात होता है 3:1 होता है। क्या होता है इसका अनुपात? 3:1 होता है। ध्यान देंगे, 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट के रूप में जो कार्य करता है किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, एंजाइम कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? एंजाइम, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला होता है, कैटलिस्ट। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए, विटामिन ए जो है ये किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपको? बहुतायत मात्रा में। गाजर में, दालों में, चावल में या गेहूं में? तो 56 का आपको ऑब्वियसली आपको गाजर हो जाएगा। गाजर में आपको विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। देखिए, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया?
तो फजन एवं सोडी ने, फौजी ऐसे फौजी देता है नाम, फौजी एवं सोडी ने, तो फजन एवं सोडी ने दिया था, ये आपको सही है। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक आपको सी हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, रक्त संचरण संबंधी खोज की। देखिए रक्त संचरण जो होता है आपको उससे संबंधी खोज किसने किया था? तो 59 का सी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, 1628 ईस्वी में किया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं कि 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की था? या रक्त संचरण का विलियम हार्वे 1628 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? इसका ए हो जाएगा जेम्स वाट। कौन थे इसके आविष्कारक? जेम्स वाट। और डीजल इंजन के आविष्कारक थे आपको रुडोल्फ डीजल। ये भी आपको साथ साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? देखिए कार्बोहाइड्रेट का कौन सा जो प्रकार है कि हमारे भोजन के लिए हमारे भोजन का जो मुख्य घटक होता है, तो 61 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च जो है ना कि कार्बोहाइड्रेट का ये एक प्रकार है जो हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ऑब्वियसली आपको ओ ग्रुप को कहा जाता है। 62 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 का ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और एक्सेप्टर किसको कहा जाता है? ए बी को एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 63 का ए हो जाएगा, एसिमिलेशन। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य या सुनाई देने में अंतर। क्या हो जाएगा? 64 का आपको देखिए बी हो जाएगा, भूतल से ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 और निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? कार्बन परमाणु के आपको सम इलेक्ट्रॉनिक है कौन? तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, Na+। ठीक है, एन पॉजिटिव जो होता है सम इलेक्ट्रॉनिक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सी आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा आपको स्थिति जो है आपको आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो 66 का डी है, बी और सी दोनों देखिए हो जाएगा आपको। उत्तल लेंस भी, सॉरी उत्तल लेंस नहीं है, ये बी है आपको, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये दोनों जो है कि आपको बी और सी किसी वस्तु की सभी स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 67 का सी हो जाएगा, अमोनिया प्राप्त होगा। अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया। अगला प्रश्न है 68 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय कि इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 68 का सही उत्तर है बी, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव कहते हैं, बी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर से किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित करने की परिघटना को निम्नलिखित में से माइसनर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर, देखिए फ़ारेनहाइट, देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित में से संबंध बताइए। देखिए एक जैसे ये फार्मूला है आपको, इस पर आपको क्वेश्चन भी निकाल के देता है कि अगर इतना डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें कितना होगा, तो आपको इसी फार्मूला से आपको चेंज होगा। देखिए 69 का आपको सही उत्तर है सी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका, ये फार्मूला हो जाता है देखिए C-0/100 होता है क्योंकि 100 बराबर भाग में इसको बांटा जाता है। तो C/100 इक्वल टू 1-32/180 आपको, ठीक है ना, 180 बराबर भाग इसको बांटा जाता है कि इसका होता है आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 डिग्री हाँ फ़ारेनहाइट होता है हिमांक बिंदु, और जो क्वथनांक बिंदु इसका कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों को लेस करेंगे तो 180 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू R/80 यानी कि R-0/80 होता है। इज इक्वल टू इसके में एक और जोड़ लीजिए आप लोग यहाँ पर कि केल्विन K-273/100, इसको भी 100 बराबर भाग में बांटा जाता है। ये आपको फार्मूला हो गया। ये आपको पैमाना जो होता है ना, इसी पैमाने में आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी दे देता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से, या रोमन में बदलिए, इस तरह से। तो 69 का आपको सीधा राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन की जो आपको ये पूछा जा रहा है रासायनिक प्रकृति जो है आपको, इसका नेचर जो होता है आपको स्टेरॉयड होती है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा?
कार्टिसोल, कॉर्टिसोल हो जाएगा। कॉर्टिसोल जो है एक स्टेरॉइड होती है, ये किस हार्मोन की? कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रकृति स्टेरॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर, दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः आपको क्या है? दाब तथा, तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दाब तथा आवेग की, आवेग का हो जाएगा। तो देखिए दाब का क्या होता है फॉर्मूला, दाब का आपको ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको देखिए दाब बराबर पी बराबर क्या हो जाता है? पी बराबर को फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का कितना हो जाता है? क्या? MLT-2 होता है। और यहाँ पर आपको +1 आपको छिपा है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ हो जाएगा एल का पावर 2, एल का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये एल ऊपर जाएगा तो +1, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? लास्ट में बचेगा ना ये ML इनवर्स L-1 यानी कि T-2। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो किसमें है ये? आपका एक ही में है, आपको ML इनवर्स T-2 ए का पकड़ा जा रहा है, और आवेग का हो जाएगा MLT-1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सेलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? देखिए सेलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो 72 का आपको ए हो जाएगा जेलीफिश। क्या आता है? जेलीफिश जो हो जाएगा आपको सेलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 73 नंबर, सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म क्या है? तो 73 का ए है, ये ही उत्तर हो जाएगा कि रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटर फाइब्रिलर पदार्थ है। ये आपको रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटर फाइब्रिलर पदार्थ हो जाएगा आपको सार्कोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर, उपास्थि होती है क्या? तो 74 का सघन तरल ऊतक, यही हो जाएगा सघन तरल ऊतक है ये आपको उपास्थि। ठीक है, आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पूछ रहा है आपको रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 75 का देखिए B हो जाएगा F इज इक्वल टू W/Z। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू W/Z हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कम से कम एक शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।